ओम शांति। सभी मिलके बोलो ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। यहाँ आकर कुछ खास अच्छा लग रहा है। एक कदम और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल का वातावरण चारों तरफ दिखाई पड़ता है कि तनाव बढ़ता जा रहा, हवाएं जहरीली हो रही हैं, इंसान से दूर होता जा रहा, परिवारों में बहुत कड़वाहट आ गई है। पहले जिन्हें हम अपना कहते थे, ये वो लोग होते थे जो एक दूसरे के लिए मरने को तैयार होते थे। आजकल वातावरण बदला है। आज एक दूसरे के लिए मरने की कसमें खाते हैं और अचानक ही मारने वाले बन जाते हैं। आज अफेयर है, कल तलाक है, परसों पता नहीं क्या क्या है। ऐसी कहानियाँ सुनते बहुत तरस आता है हमको आज के समाज पर, और उसका गहरा राज हम समझकर उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सबको सहयोग मिल जाए और हमारे समाज का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है परिवार, सबसे छोटा यूनिट है पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस परिवारों को हम स्वर्ग बना सकें। लोग पहले शादी करके गृहस्थी बसाने को गृहस्थ आश्रम कहते थे। आजकल गृहस्थ कहीं और है, आश्रम कहीं और है। और गृहस्थी रचते थे कि कल को बुढ़ापे में एक दूसरे के काम आएंगे। जिनके घर में बच्चा नहीं होता था तो क्वेश्चन करते थे कि तेरा बुढ़ापे में कौन सहारा। और आजकल तो पूरे चंडीगढ़ शहर में देखो, ज़्यादातर बड़े घरों में एक बुढ़ा एक बूढ़ी, बेटा बेटी कहाँ है, कोई लंदन है, कोई अमेरिका है। संस्कार करने तक भी नहीं आ पाते हैं, प्रॉपर्टी लेने आ जाते हैं। तो कुछ उटपटांग कहानियाँ हो गई है। इसलिए फिर से जड़ों की ओर लौटना होगा। हम जिस देश के वासी हैं, भारत, ये भारत देवभूमि था, सोने की चिड़िया था, मजाक नहीं था, मेहनत से बना था। और फिर से हमें वैसा बनाना है। बापू गांधी ने सपने देखे थे राम राज के, देश आज़ाद कराया था। देश तो आज़ाद हो गया पर इंसान गुलाम हो गया। हर भारतवासी आज गुलाम है। किसका गुलाम है? किसके गुलाम है? अंग्रेजों के। किसके गुलाम है हम अभी? जी, इंद्रियों की गुलामी क्यों आई? जी, इंद्रियों की गुलामी आती है अंदर के विकारों से, वीकनेसेस, कमजोरियां, रॉन्ग हैबिट्स, जिन्हें हम ठीक समझते रहते हैं। सबसे बड़ा विकार जो सबके अंदर रूल कर रहा है वो है मैं ठीक तुम गलत।
आई एम ऑलवेज राइट। सारे झगड़े घरों में इस बात के कि तुम गलत मैं ठीक। हर एक अपने घरों में नज़र दौड़ा के देखो, ये वाली कहानी रोज चलती है कि नहीं चलती है? चलती है कि नहीं? और उन्हीं लोगों को हम गलत गलत सिद्ध करना चाह रहे होते हैं जिनके लिए हम खून पसीना लगा के कमाते हैं, जिनको हम सुखी करना चाहते हैं। ऐसे बच्चे जिनको मुरादों से लिया था, रोज एक बार तो कहानी जरूर होती होगी, तुम गलत हो मैं ठीक हूँ। तो इस कहानी को पलटना पड़ेगा, क्योंकि ये सच नहीं है कि हम हमेशा ठीक होते हों और दूसरा हमेशा गलत होता हो। हमेशा होता है ऐसा? विवेक सो जाता है तो ज़रूर ऐसा लगता है। हमारे पास तो रोज़ कई कई केस आते हैं ऐसे वाले। समझो हस्बैंड वाइफ दोनों, एक जना आएगा ना, पहले बहन जी आएगी, क्या बताऊं कैसा है वो, इतना खराब। अब मैं कोई जजमेंट नहीं निकालती, उस टाइम कुछ नहीं बोलती हूँ, उनकी हाँ में हाँ भी नहीं मिलाती हूँ, उनको जाने देती हूँ। फिर भाई साहब को बुलाती हूँ, हाँ जी घर में सब ठीक चल रहा है, बहन जी ठीक काम करती है या तंग करती है, वो चालू हो जाएगा वो इस बात में खराब। अब मैं क्या जजमेंट निकालूं? वो कहती वो खराब, वो कहता है वो खराब, मैं क्या जजमेंट निकालूं? कौन खराब कौन ठीक? हर एक अपना पक्ष बचा के बोलता है, दूसरे की गलती पे आंख रखता है, अपनी गलती को नज़रअंदाज करता है। अब ये पासा पलटना पड़ेगा। कैसे पलटेंगे? दूसरे की अच्छाई पे नज़र रखो। कितना भी बुरा व्यक्ति कहीं ना कहीं अच्छा है, कहीं ना कहीं अच्छा है। सिर्फ उसकी अच्छाई को पकड़ो, उसको अप्रिशिएट करो, बार बार उसको एहसास दिलाओ आप कितने अच्छे हो, उसकी बुराई अपने आप मर्ज होने लग जाएगी। ऐसी बात करते कई बार हमको खतरा लगता है कि अगर हमने इनको कह दिया ना आप अच्छे हो तो ये तो सिर चढ़ जाएंगे। लगता है ना कि ये तो फिर और बिगड़ जाएंगे, हमें और बुद्धू बनाएंगे। ये हमारा अभिमान होता है। अपने अभिमान का दिया बुझा देने की ज़रूरत है, जिसकी जोत में हम बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। ये मैं सिर चढ़ के हमारे घरों को स्वर्ग से नरक बना रही है। हर एक को एक लक्ष्य रखना होगा। नया साल आने वाला है, पूरा जनवरी महीना के लिए एक टारगेट रखना कि मेरे घर को मैंने स्वर्ग बनाना है। किसने बनाना है आपके घर को स्वर्ग? बोलो ना, सारे बोलो, सबके मुंह से निकलना चाहिए, आपने बनाना। हो सकता है शायद रियलिटी भी हो, नहीं तो इल्यूजन तो होता ही है कि आपके घर में बाकी लोग आपसे कम अच्छे हो, बिगड़े हुए हों, उल्टा पुल्टा करते हो, कोई ड्रिंक करता हो, कोई क्रिटिसाइज करता हो, कोई घर को गंदा करता हो, कोई पैसा ज़्यादा खर्च करता हो, कोई शाउट करता हो, कोई ड्रग्स लेता हो, कोई जोर जोर टीवी चलाता हो। अब आप कहोगे लो हम किस किस को पकड़ के सुधारेंगे, घर को स्वर्ग मैंने कैसे बनाना? आपने कुछ नहीं करना लंबा चौड़ा उसके लिए, सिर्फ अपने को ठीक करना। एक अकेली अगरबत्ती क्या जरा सी सींक होती? कूड़े के ढेर के पास भी जला दो तो बिना कोई शिकायत किए सारी बदबू से लड़ जाती है और खुशबू फैला देती है चारों तरफ। है बेचारी अकेली सी।
इतने बड़े हॉल में फुल घुप अंधेरा हो, एक छोटा दिया यहाँ रख दो, रास्ता दिखने लगेगा। अब ठोकर खाने से बच जाएंगे। छोटा दिया इतने बड़े अंधेरे से लड़ गया, उजाला बना दिया। छोटी सी अगरबत्ती ने खुशबू फैला दी। हम अकेले अगर बिल्कुल ठीक हो जाएं, बहुत पावर होती है। राइट थिंकिंग में, सच्ची वैल्यूज में। ये वो बात बोल रही हूँ जिसको कर गुजरी हूँ। प्रैक्टिकल रोल मॉडल बैठी हूँ उस चीज़ का, किया है मैंने। मैं 16 साल की थी तो जब इस मेडिटेशन की लाइन में आई, हम घर के 7 मेंबर थे। बाकी 6 ने मेडिटेशन नहीं सीखा, मैंने सीखा। और मेडिटेशन सीखने से पहले उस घर में सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई मैं थी। फैशन वाली, गुस्से वाली, घूमने वाली, खाने वाली, लीडरशिप वाली, सबसे बिगड़ी हुई। छोटी थी, प्रिंसेस कहलाती थी। और जब मेडिटेशन सीखा सबको बुरा लगा, कहाँ ब्रह्मा कुमारियों की चली गई, दिमाग खराब हो गया, ये कोई उम्र है जाने की, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। वो 6 लोग डेडली अगेंस्ट मेरे। और मैं जो गुस्से वाली थी, बड़ा वाला गुस्सा करती थी, छोटा वाला नहीं। शांत 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 होती गई। शांत माना रूठी हुई नहीं, लड़ी हुई वाली शांत नहीं, स्माइलिंग पीसफुल, ऐसे वाली शांत शांत शांत। अब वो 6 लोग मुझे लड़ते हैं, मैं चुप हूँ, खुश हूँ, शांत हूँ। पहले घर का कब काम नहीं किया था, सबका काम करने लगी। बैठे बैठे भी सब करूँगी। पहले 3rd डिवीजन स्टूडेंट थी, टॉप करने लगी, पढ़ाई में भी अच्छी। 2 साल के अंदर हमारे 2 भाई बहनों की शादी हुई, हमारे से बड़े थे वो। बहुत काम किया, सारा कुछ मैनेज किया। धीरे धीरे 1-2 साल के अंदर ही उस सारे परिवार का वातावरण ऐसा होने लगा, जो उस घर में आता था सब यही बोलते थे, यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा। बड़ा मज़ा आता है यहाँ आके। बाजार की मिठाइयाँ लाना बंद कर दिया, हमने कुकिंग शुरू किया। नौकर लोग खाना बनाते थे नहीं तो, और जो आता है पका के खिलाती हूँ अपने हाथ से। वो वापस आते बार बार, वो जो खिलाई थी ना उस दिन नारियल की बर्फी, वो और खानी है। वो जो उस दिन तुमने गोलगप्पा बनाया था ना, क्या रेडी वाला भी बनाएगा, तुम खिलाओ। मैं छोटी थी उस घर में, लेकिन सब सीखती गई, करती गई और सबको संतुष्ट किया। रियली पूरा घर ऐसा हो गया था जैसा कोई एक होली प्लेस होता, जहाँ हर एक कोई आना चाहता है। बहुत लोगों का आना जाना शुरू हो गया। एक एक दिन में 40-40 लोग आते थे। मैं मेडिटेशन सिखाने की क्लास कराने लगी। सारी कॉलोनी के बच्चे इकट्ठे करके उनको पढ़ाती थी। तो अगर एक सुधर जाए ना, कम नहीं होता। सूर्य अकेला काफ़ी होता है चमकने को। एक जंगल में एक शेर काफ़ी होता है। तो हम क्यों ब्लेम करते हैं, मेरा फलाना खराब है, मेरा फलाना खराब है। अपने को देखना चाहिए ना, हम कौन से संपूर्ण हो गए हैं। हम दूसरे की तरफ तब उंगली कर सकते हैं जब हम कोई गलती ना करते हों और दूसरे गलतियां करते हों। एक झूठ बोलता है, उसके झूठ बोलने पर हम गुस्सा करते हैं। अगर झूठ बोलना गलत है तो गुस्सा करना ठीक है, झूठे पर गुस्सा करना ठीक है, अलाउड है। पर उस समय हम समझ रहे होते हैं गुस्सा करना मेरा धर्म है, मुझे करना ही पड़ेगा। बात ही ऐसी है। बहुत पेरेंट्स को हमने देखा,
बच्चों को चुप कराने के लिए खुद शोर मचाते हैं। क्या मतलब है? तुम पढ़ो, खुद टीवी देखते हैं। तुम मत देखो, तुम्हारी उम्र नहीं है, हमारी उम्र है, तुम्हारी पढ़ने की उम्र है। रोल मॉडल बनना पड़ता है पहले, त्याग तपस्या की मशाल जलानी पड़ती है। एक बहुत पावरफुल टूल बताती हूँ जिससे घरों को बहुत आप सुधार सकते हो, पर थोड़ा सा उसके लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा अपने पर। जो भी आपके परिवार के सदस्य, एक महीना टारगेट करो कि आप किसी की भी कोई गलती उनके सामने नहीं बोलेंगे, उनको करेक्शन नहीं देंगे। उसके बजाय जहाँ जहाँ वो अच्छे हैं, चाहे कम बातों पे आपको अच्छे लगें, आप उनको महिमा ज़रूर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। इसका रिजल्ट निकलेगा, बहुत अच्छे वाला निकलेगा। सुन के कैसा लग रहा है? किया जा सकता है कि बड़ा मुश्किल है? किया जा सकता है। 1 महीना ये वाला व्रत रख सकते हो, रख सकते हो कि 1 महीना खास वो लोग जो आपके आसपास है और आपको बहुत बुरे लगते हैं, आप उनकी कोई बुराई ना उनके सामने ना किसी और के सामने बोलेंगे। हो सकता है रिजल्ट निकलने वाली बात है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर हमारे वाइब्रेशन, तरंगें ग्रहण करता है, और वो तरंगें जिसके बारे में सोचा या बोला उसके अंदर जाके प्रवेश करके उसको वापस हमारे बारे में सोचने और बोलने पर मजबूर करती है। ये लेटेस्ट साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, एविडेंस है इसके। एक एग्जाम्पल बताती हूँ। हमारे एक ब्रह्मा कुमारीज के ही डॉक्टर गिरीश पटेल हैं, साइकेट्रिस्ट, बहुत मशहूर हैं। मुंबई में उनके 3 क्लिनिक चलते हैं। तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि एक आईएएस कपल उनके पास आए, हस्बैंड भी आईएएस ऑफिसर और वाइफ भी आईएएस ऑफिसर। क्यों आए? दोनों तलाक लेना चाहते थे। बहुत पढ़े लिखे, शुरू में प्यार था, फिर ऐसा झगड़ा तो लास्ट जैसे कोई एक तीर लगाना चाहता है कि आप अगर कुछ गाइड कर सकते हैं हमें, नहीं तो अब हमारी आपस में निभती नहीं है। कहते मैंने उनका लंबा चौड़ा इंटरव्यू लिया, 2 घंटा उनको बिठाया, क्योंकि जितना घंटा बैठेंगे मेरी तो फीस बनती है, तो साइकेट्रिस्ट तो टाइम की फीस लेता है। और दोनों की बातचीत सुन करके समझ में आया, अलग अलग बिठाया दोनों को, समझ में आया कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ दोनों को अहम बहुत आ गया, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। क्योंकि वो भी पढ़ा लिखा, वो भी पढ़ी लिखी, दोनों अपने अपने क्षेत्र के माहिर थे। वो कहे वो गलत है, वो कहे वो गलत है, अपने हिसाब से दोनों बहुत अच्छे थे अपने अपने फील्ड में। कहते मैंने वो भाई साहब को अलग बिठाया, बुलाया। कहते देखो, आप लोगों का 15 साल का बेटा, इस उम्र में तलाक लेके भी तो परिवार बर्बाद करने वाली बात है। कहते लेना तो मैं भी नहीं चाहता हूँ, पर हमारी निभ नहीं रही है, कोई रास्ता नहीं और समझ में आता है। कहते एक उपाय बताता हूँ, करना पड़ेगा तो बोलो। कहते 1 महीना तक अपनी वाइफ को हर छोटी बड़ी बात पर अप्रिशिएट करना, बटरिंग नहीं होनी चाहिए उसमें, दिखावे की बात नहीं, जहाँ जहाँ वो ठीक ठीक करती है करना। अभी अभी आपने बताया था इस बात में अच्छी है, जैसे ही बोला ऐसे अप्रिशिएट करना। वो शाउट करने लगे क्यों करूं, ऐसी खराब है, फिर अकड़ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने कहा देखो, तलाक लास्ट ऑप्शन है, पर ये वाला एक ट्रिक आजमा करके देखो, वरना घर बर्बाद करोगे और बदनाम भी होगे चारों तरफ। उस ज़माने में तलाक लेना बहुत बदनामी का माहौल होता था, आजकल की तो और बात है, खेल हो गया। कहते उन्होंने कहा
मुझे लगता नहीं है इससे कोई फ़ायदा होगा, फिर भी आप कह रहे हो तो चलो आजमा के देख लेता हूँ। चले गए। 7 दिन बाद वापस आए और मुंह लटका हुआ था। डॉक्टर साहब ने पूछा कोई फ़ायदा हुआ? कहते बिल्कुल नहीं। अच्छा, हुआ क्या? कहानी सुनाओ। कहते जैसे ही मैं यहाँ से गया उस दिन बारिश हुई, भीगा थोड़ा, ये हुआ वो हुआ, और घर जाते तक तेज़ बुखार। और मेरी वाइफ की आदत है कि कोई बीमार की सेवा बहुत ज़्यादा करती है। उसने छुट्टी ले ली और कभी कॉफ़ी ला रही है, कभी दवाई ला रही है, कभी डॉक्टर बुला रही है। कहते जैसे आपने कहा था हर बात पे अप्रिशिएट करना, तो वो जो कर रही थी तो मैं अप्रिशिएट करने लगा। थैंक्स, तूने कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाई, शुक्रिया तेरा, डॉक्टर बुलाया। कहते फिर क्या हुआ? कहते जी वो 6 दिन तो सुनती रही जब तक मैं बीमार था। जब मैं ठीक हो गया तो 7वें दिन जोर से चिल्लाई, बस करो आपकी ये चापलूसियाँ, बच्चों के साथ चल सकती है, मेरे साथ चलने वाली नहीं है। डॉक्टर खुश और उसका मुंह लटका हुआ था भाई का। कहते ये दवाई काम कर रही है। कहते काम कर रही है? वो शाउट कर रही है, इतना बदतमीजी से बोल रही है और आप कह रहे हैं काम कर रही है। कहते 15 साल जिसको भूखा रखो फिर अचानक खीर पूड़ी मिले तो क्या हाल होगा? तो 15 साल तो आपने उसकी तारीफ की नहीं और अब अचानक करने लगे तो उसको शक पैदा होगा ना, कोई मतलब होगा। भाई पढ़ी लिखी तो वो भी है कि कोई मतलब से ये कर रहे हैं, भाई इसके पीछे मतलब क्या है? कहते वास्तव में हर इंसान को अपनी तारीफ पसंद है। आप यही काम चालू रखो और दिल से करो, बिना बटरिंग के करो, जेन्युइन करो, पर 1 महीना तक करो। तलाक लास्ट ऑप्शन है, उसको फर्स्ट ऑप्शन मत बनाओ। बहुत कन्विंस किया, फिर से करो, चालू रखो। 1 महीने बाद दोनों जने आए। दोनों के हाथ में बड़ा सा बुके था, डॉक्टर जी के लिए बड़ा सा गिफ्ट था, और दोनों ने फैसला कर लिया था क्या? अब हम तलाक नहीं लेंगे। 15-20 दिन सुनते सुनते सुनते, तुम अच्छी, तुम अच्छी, तुम अच्छी, तुम अच्छी। आखिर तो उसके मुंह से भी कहीं से निकलेगा ना, नहीं नहीं आप भी बहुत अच्छा। निकलेगा कि नहीं? कुछ डालोगे तो वापिस आएगा। हम लोग डालते क्या हैं? तुम निकम्मा, तुम नालायक, तुम बेकार, तुम झूठे, तुम गुस्से वाले, तुम खराब। वापिस क्या आएगा? जो भेजेंगे वही वापिस आएगा। फिर कहते हैं जी मेरे से ना सुना नहीं जाता, जो बोलते हैं तो सुनाया जाता, सुना नहीं जाता तो सुनाते क्यों? तो इसलिए बी केयरफुल, ध्यान रखो कि एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसे किया जाता है। जिगरी एक इंसानी प्यार तो रखो ना कम से कम। जैसे ही हम किसी की गलती निकालते हैं उसको एक रिजेक्शन फील होती है। जैसे इन्होंने मुझे ठुकरा दिया और जिसको हम ठुकराएंगे वो हमें वापस ठुकरा देगा। एक इंसानियत के नाते भी ये वाला काम कभी नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ मेडिटेशन की लैंग्वेज में हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्वमान। स्वमान मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, कि अपने को खुद इतनी रिस्पेक्ट दे दो, इतना ठीक समझ लो अपने आप को कि दूसरा आपकी तारीफ करे या नहीं करे फर्क नहीं पड़े। इस बात के लिए तैयार रहो। और जो जितना खुद को स्वमान देता है, यानी अपनी रिस्पेक्ट खुद कर लेता है, उतना वो दूसरे को दे सकता है। नहीं तो मांगते रहते हैं। आज सारा संसार रिस्पेक्ट का भिखारी बन गया है। हर एक दूसरे को दोष दे रहा है। तुम मेरी मानते नहीं, तुम मेरी सुनते नहीं, तुम मेरी इज्जत नहीं करते, तुमने मेरे किए का कद्र नहीं रखा, तुम शांति दो, तुम प्यार दो, तुम सहयोग दो। ये दो 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 कौन करता है? एक रियल बेगर होता है, कटोरा लेके मांगता है। एक रॉयल बेगर होता है, बिना कटोरे के मांगता है।
तो रॉयल बेगर बनने की ज़रूरत नहीं है। डोनर बनो, दाता बनो। दाता बन कर के एक दूसरे को वो सब देना शुरू करो जिसकी मांग करते हैं। मुझे चाहिए प्यार, अगर ऐसा लगता है तो देना शुरू कर दो। मुझे चाहिए शांति, तो थॉट करो मैंने ऐसे काम करने हैं जो सब शांत हो जाएं, दिल शांत हो जाए। मैंने ऐसा काम करना है जो सब सुखी हो जाएं। किसी को सुख देने की इच्छा पैदा करना ही आपको सुखी कर देगा। आजमा के देखना, बहुत लंबे टाइम के आजमाई हुई बात बोल रही हो। जो चाहिए उसका दान करो। आज किसी के पास पैसा ज़्यादा और इजी वाला होता है ना, कहते कोई मोती दान करके आया है, पीछे जहाँ हाथ लगाता है फल जाता। पीछे मोती दान किए थे तो मिल रहे हैं ना, जो दिया था सो आ रहा है। कोई बहुत बार बार दुखी होता है, दुखी होता है, दुखी होता है, बार बार फेलियर, बार बार सब जगह से बेइज्जती, कहेंगे आया है पता नहीं कौन से खोटे कर्म किए। जो किया था सो वापिस आ रहा है। तो अभी जो अपने को चाहिए वो देना शुरू कर दो। जो चाहिए, अगर सुकून चाहिए तो हर एक को सुकून दो। संतुष्टि चाहिए तो ऐसा व्यवहार करो दूसरे आपसे संतुष्ट हो जाए। मेहनत करने से डरो मत। एक दूसरे के लिए झुकना सीखो, एक दूसरे के लिए तपना सीखो। रिश्ते मजाक नहीं होते। ऐसे नहीं ठा तोड़ दिया, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुरे जुरे गांठ परी जाए। रिश्ता बचाना चाहिए। आजकल कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हम कहते झूठ है। आज भी बाप और भैया बड़ा है। रुपया आनी जानी चीज़ है, आज गया कल लौट आएगा। पर हम 4 पैसे के पीछे बाप और भैया को जिंदगी से निकाल देते हैं, दोस्तों को आने देते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज, बाप भैया से लड़के भागते हैं, अलग एक कमरी लेके रहते हैं और दोस्तों को कहते तुम अच्छे हो। क्यों? उन्होंने तो थोड़ी देर हमारे साथ रहना, 2-4-6 घंटे साथ रहने वाला अच्छा ही लगता है। जो दिन रात साथ रहेगा वो बुरा लगता है, क्योंकि उसके लिए हम जिम्मेवार होते हैं, कुछ काम करना पड़ता है। तो एडजस्टमेंट की कैपेसिटी धारण करनी है। एक मेरे जैसा हो, दूसरा मेरे जैसा हो, ये डिमांड करना बंद कर दो। कोई किसी के जैसा नहीं होता है। ब्यूटी ऑफ वैरायटी एंजॉय करो। दूसरा अगर मेरे से अलग है तो ठीक बात है कि गलत बात है? गलत हो जाता है। मुझे दाल खाना पसंद है, आपको सब्जी खाना पसंद है, कौन गलत कौन ठीक? बोलो। और दाल खाने वाला कहते हैं सब्जी खाने वाला गलत, सब्जी वाला कहते हैं दाल खाने वाला गलत। गलत नहीं है, अलग है, आपसे डिफरेंट है। और डिफरेंट कलर्स तो ब्यूटी होती है किसी भी बगीचे की। लाल रंग सबसे अच्छा होता है कि हरा रंग सबसे अच्छा होता है कि नीला रंग सबसे अच्छा होता है? कौन सा सबसे अच्छा होता है? सारे ही अपनी अपनी जगह अच्छे होते हैं। तो कहीं बहुत बोलने वाला अच्छा है, कहीं बहुत चुप रहने वाला अच्छा है। दोनों की अपनी अपनी खासियत है। एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए 2 टाई ले आई, एक लाल रंग की एक नीले रंग की। भाई साहब बहुत खुश हुए, थैंक्स बोला। अगले दिन उन्होंने लाल रंग की टाई पहन ली। वो पहना हुआ देख के कहती क्यों, हरी वाली पसंद नहीं आई क्या? अगर हरी पहन लेता तो लाल वाली पसंद नहीं आई क्या? मीन मेक करने वाले करते रहेंगे तो हमें किसी की आलोचना नहीं करनी, लेकिन आलोचना करने वालों का बुरा नहीं मानना है। जो हमें बुरा भला बोले उनको भी अच्छा मानने की ज़रूरत है। ये एक तप है। तप सिर्फ वो नहीं होता
जो पहाड़ों में जाके किया जाता है, जंगल की गुफाओं में किया जाता है, वो तप बड़ा आसान है। घर छोड़ा जंगल जाओ, क्या बड़ी बात है, ना कमाना है ना कुछ और करना है। लेकिन तप होता है घरों के अंदर रह करके भी आपस में ठीक से एडजस्ट करके एक दूसरे के लिए झुक करके चलें, उसकी सख्त ज़रूरत है। इसके लिए हमें अपने क्रोध पर काम करना है। और क्रोध पर काम करने के लिए ये बात याद रखो कि जो भी सीन सामने आ रहा है वो इस संसार नाटक की एक एक्टिंग है। तो हम भी एक एक्टर है, सामने वाला भी एक एक्टर है। चाहे मैं राम हूँ, चाहे सामने वाला रावण हो, तो भी रावण की एक्टिंग भी इस नाटक के लिए महत्वपूर्ण है। रावण ना होता तो राम की पूजा कौन करता, और राम लीला क्यों खेली जाती? सिर्फ रावण निकाल दो रामलीला में से, शायद कोई देखने भी नहीं जाएगा, क्योंकि अच्छे की अच्छाई के लिए कोई डार्क लाइन उसके चारों तरफ चाहिए होती है। इसलिए बुरे लोग भी हमारी अच्छाइयों को हाईलाइट करने के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए क्रोध को कंट्रोल करने के लिए 2-3 बातें ध्यान रखो। जब भी किसी की बात पर गुस्सा आने लगे, पहले 10 तक गिनती गिनो, 1 गिलास ठंडा पानी पी के आओ। और क्रोध को रोकने का सबसे आसान तरीका होता है, इसको पोस्टपोन करो। जैसे ही दिल करे ना, ऐसे बोल दूं, ये बोल दूं, ये बोल दूं, कल बोलेंगे, ठीक है, बोलेंगे, कल बोलेंगे। जैसे ही सोचोगे ना कल बोलेंगे, तो थोड़ा सा रीथिंक करने का टाइम मिल जाएगा। नहीं तो क्रोध एक टेम्परेरी मैडनेस होती है। जैसे पागल व्यक्ति होता है ना, मीनिंगलेस बोलता है, उसकी बातों का कोई राइट मीनिंग नहीं होता है। ऐसे ही क्रोध में जब होते हैं तो मीनिंगफुल बोलते हैं। क्रोधी व्यक्ति अपनी प्यारी चीज उठा के तोड़ देगा। अपने प्यारे बच्चे को माँ क्रोध में आके बोल देगी, कितना एक्सटेंड तक बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, बोलो बोलो जरा, इससे तू पैदा होते ही मर जाता। तो सुने हो ऐसे शब्द? सबने सुने हुए। वो ऐसा उनके दिल में भाव नहीं होता है, लेकिन बोल देते, दफा हो जा, निकल जा घर से, तेरी शक्ल नहीं देखनी। अपने बच्चों को पीट देंगे पकड़ के, अपने बच्चे को, जिसके लिए क्या नई मुरादें मांगते हैं। तो क्रोध एक टेम्परेरी मैडनेस है, इसलिए इसको पोस्टपोन करो। और पोस्टपोन करके ये एक अंदर अपने को पढ़ाओ कि दूसरे की गलती की रिजल्ट देना, सजा देना मेरे को अधिकार नहीं है, ये धर्मराज का अधिकार है। दूसरा अगर गलती करता भी है तो माफ़ करने वाला गलती करने वाले से हमेशा बड़ा होता है। तो रिएक्ट नहीं करना है, एक्ट डिसाइसिवली, अपना पार्ट ठीक बजाओ। सामने वाला रावण बन के ठां 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 बोल रहा है, तो राम उसके डायलॉग को कॉपी करे, वो भी कहे तुम ऐसा बोलते हो, मैं भी बोलूँगा, चलो, तो राम का पार्ट बदनाम हो जाएगा। रावण के लिए तो लोग ताली बजाएंगे, अगर राम ने शाउट किया तो कोई ताली बजाने वाला नहीं हो, कहेंगे ओहो एक्टर बदलो, ये ठीक एक्टिंग नहीं कर रहा है भाई, राम जैसा नहीं लग रहा है। तो आप राम जैसे लगने चाहिए। तो जब भी कोई ऐसा उल्टा पुल्टा कर रहा हो ना, अंदर में हंस देना चाहिए, विलेन की एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहा है, मेरा हीरो पार्ट फिक्स है। हम लोग क्या करते हैं, हम एक अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, इसके लिए रोज़ करते हैं, सारी उम्र से करते पर अभी भी रोज़ करते हैं। हम अपने आप को कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हैं, मैं एक शांत आत्मा हूँ, बोलते अपने आप को, और साथ ही विजुलाइज करते हैं कि यहाँ एक वाइट स्टार है, उसमें से शांति का करंट निकल रहा है।
पूरे ब्रेन में जा रहा है वाइट लाइट के रूप में, स्लोली फेस में आ रहा है, बाजुओं में जा रहा है। ये सारा वाइट लाइट करंट हार्ट में, लंग्स में, स्टमक में, लेग्स में ये जा रहा है और सिर से ये सफ़ेद किरणें शांति की बाहर निकल रही है। मैं एक शांत आत्मा हूँ। मेरा जन्म दुनिया में शांति फैलाने के लिए हुआ है। कोई अगर ये वाली प्रैक्टिस 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को कर ले, उसका गुस्से का मीटर डाउन 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 आता जाता है। मैंने यही प्रैक्टिस की थी, जिससे हमारे परिवार वाले डर गए थे। कहाँ इतने क्रोध वाली, कहाँ शांत हो गई। तो उनको लगा कहीं ये ठीक तो है इसका, कि शांत कैसे हो गई। नहीं, शांति की प्रैक्टिस की थी। फिर लंबा टाइम देखा ना, नहीं रियल चेंज है। तो उनको समझ आया कि समझदारी का काम कर रही है, इसके दिमाग को कुछ नहीं हुआ है। तो समझ है, ये एक विवेक है, पावर है, शांति। क्योंकि आप जैसा अपने को बोलते हैं ना, वैसा आपके शरीर का सारा सिस्टम उसको फॉलो करता है। आप शांति अंदर रोज डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। अब ऐसे ऐसे मौके जिन पे आप रोज गुस्सा करते थे, अब आप शांत रह के उस पर ठीक फैसला करोगे, उन लोगों को भी मदद करोगे, जिसके लिए बोलते हैं एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। बच्चों की कहानी भी सुनी हुई होगी कि जैसा जैसा बोलते जाते वैसा वैसा कैसे होता जाता है। जैसे कहते हैं कि एक गांव का आदमी दूसरे शहर की तरफ जाने को पैदल निकला घर से। पुराने ज़माने में लोग पैदल चलते थे। चलते चलते रास्ते में जंगल आ गया। रात होने लगी, सर्दियों के दिन थे, तो डर लगा उसको कि रात को चलूँगा, जंगल में कोई जानवर ना मिल जाए। एक पेड़ के नीचे बैठ गया, रात यहाँ गुजारता हूँ, सुबह जाऊँगा। और खुदा की दया से वो पेड़ सडनली ऐसा था कि सिद्ध पेड़, जिसके नीचे बैठ के जो सोचो सब पूरा होता है, उसको नहीं मालूम था। वो तो वैसे ही बैठा था उस पेड़ के नीचे। अब जैसे ही उसको पेड़ के नीचे बैठा तो ठंड लगी, शरीर ठंडा होने लगा। सर्दियों के दिन थे, तो उसको ख्याल आया, नॉर्मल थॉट, कि इतनी ठंड है, कहीं आग जल जाती, सेक लेता तो गर्माइश आ जाती। सोचने की देर थी, वो तो सिद्ध पेड़ था, जो सोचो पूरा होना था। उसके सामने आग जल गई, हाथ सेकने लगा, गर्माइश आ गई। तो ख्याल आया, ओहो बहुत भूख लगी है, कहीं बढ़िया खाना मिलता ना। नॉर्मल सोच लेता मनुष्य, तो खा लेता, मज़ा आ जाता। सोचने की देर थी, बढ़िया खाना लगा हुआ आ गया सामने, भूखा था, फटफट खा गया। शरीर गर्म हो गया, पेट भर गया, तो थका हुआ था, नींद आने लगी। सोचने लगा कहीं नरम गरम बिस्तर होता, सो जाता। तो सोचने की देर थी, लगाया बिस्तर आ गया, बिना कुछ सोचे घुस गया बिस्तर में। और जैसे ही सोने लगा, जब मनुष्य नियर टू स्लीप होता है ना, तो उसका जो ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड है, वो जागृत हो जाता है। अचानक जागृति आई, ये मैं कहाँ हूँ, जंगल में, ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है। पेड़ के ऊपर देखा, लगता है इस पेड़ पे भूत होंगे, मेरी मन की बात वही सुन सकते हैं, वही सब कुछ भेज रहे होंगे। तो जो जो सोचना था होता जाना था। आग आ गई, भोजन आ गया, बिस्तर आ गया। अब सोचता है भूत, इस पेड़ पे भूत होंगे, तो भूत आ गए सामने, नाचने लगे। भूतों को देख के डर गया, अरे ये लोग सब कुछ ला रहे थे, ये पक्की बात है मुझे खा जाएंगे। और वो भूत उस आदमी को, बोलो, खा गए। बच्चों की कहानी है, वो बहुत मीनिंगफुल है। कौन से भूत थे वो, कौन से भूत थे? हमारे विचारों के भूत। जैसा सोचेंगे वैसा होता जाएगा। अपने रिश्तेदारों के लिए सोचोगे ये सिर चढ़ गए हैं, बिगड़ गए हैं, तंग कर रहे हैं, तो सुधरते जाएंगे, वो सुधरते जाएंगे।
मम्मी बच्चे के लिए सोच रही है नालायक है, निकम्मा है, पढ़ता ही नहीं है, देखना फेल हो जाएगा, तो पास हो जाएगा। पढ़ ले नालायक, पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा। उसका कान बार बार क्या सुन रहा है, पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा। ये नहीं कहती पढ़ पढ़ टॉप तो नहीं करना है, पढ़ पढ़ टॉप तो नहीं करना है। जैसा उसका कान सुनता जाएगा वैसा अंदर से तैयारी होती जाएगी। शिवानी बहन उस दिन सुरेश ओबराय को, आप में से ज़्यादातर ने सुना होगा, शिवानी बहन को एक एक्सपीरियंस सुना रही थी। कहते एक जगह मैंने कुछ लोगों को बोला कि आप अपने परिवार वालों को, पूरे घर को जैसा देखना चाहते हो वैसा, जो भी पानी होता है ना, समझो ये पानी का गिलास है, तो जिसको भी आप पानी देते हो, चाय देते हो, दूध देते हो, ये लिक्विड जो होता है ये बहुत रिसेप्टिव होता है। इसके अंदर जैसे थॉट करोगे वैसे एनर्जी चली जाती है। इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। कहते हैं हमने उनको कहा कि 1 मिनट 60 सेकेंड या 30 सेकेंड उस पानी में वो थॉट डाल दो, मेरा सारा घर बहुत खुश है, सब बहुत खुश है, सब बहुत खुश है, सब बहुत खुश है, सब बहुत, ऐसे डालो 30 सेकेंड। जिसको आप खुश देखना चाहते हो पिला दो। रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि वो 30 सेकेंड जो आप सोचेंगे ना, आप उतना ही नहीं सोचेंगे। एक दिन में 5 बार 30 सेकेंड आपने सोचा, 30 सेकेंड में 10 बार भी आपने सोचा, तो धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी बनने लगेगी, आपके चिंतन की दिशा बनने लगेगी। आप अपना गुस्सा खत्म करना चाहते हैं, मैं बहुत शांत हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, बिल्कुल खुश हूँ। ये पानी ने सुन लिया, सारा गया इसके अंदर, पी जाओ, खुद अमृत बनाओ। मंदिर में क्या होता है, पुजारी जी एक तांबे के लोटे में तुलसी के पत्ते डाल के फिर आपको देते 2-2 बूंद, आप कहते चढ़ना अमृत है। अरे मूर्ति के चरण को तो छुआ ही नहीं था, चढ़ना अमृत कहाँ से बन गया? बनाया थॉट से। मंदिर में बहुत लोग आते हैं, अच्छा अच्छा सोचते हैं, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन, कुछ अच्छी बात सोचते रहते हैं, और पानी उसको सुनता रहता है, उसमें वो चला जाता है, और वो आपको थोड़ा सा दे देते हैं, 2 बूंद भी, आपको बड़ा अच्छा लगा, मंदिर जाके बड़ी शांति मिली। क्यों? शांति के विचार थे उसके अंदर। तो भोजन के अंदर अच्छे विचार डालो, जल के अंदर अच्छे विचार डालो, इसी को हम कहते हैं भोग लगाना। नहीं तो भगवान जी को इतनी भूख थोड़ी लगती है कि सारा संसार उनको थालियाँ लेके जाए और खाना खिलाए, और भगवान को खिलाने से वो वापस हमारे काम कर देंगे। ऐसा वाला भगवान होता है क्या? बूंदी आधा किलो लेके गए, 1.25 रुपए की लेके गए, भगवान जी की मूर्ति को छुआई, हमने बांट के खाई, हम कहते भगवान को प्रसाद चढ़ाया है, भगवान जी ने तो खाया नहीं था। फिर हम कहते हमारा काम हो गया प्रसाद चढ़ाने से। नहीं, भगवान रिश्वत लेके काम नहीं करता है, वो हमारे हित में होता है। हमने अच्छा सोच के वो कोई चीज़ खाने की ली, तो हमारी अच्छी सोच उसके अंदर जा कर के हमें ही एम्पावर कर रही है। तो इसलिए घरों में कुकिंग करो, और जब कुकिंग करो जितने अच्छे से अच्छे विचार डाल सकते हो उसमें डाल दो। आपके घर का भोजन प्रसाद बन के घर का वायुमंडल बदलेगा। घर में ला रहे हैं किसी का मारा हुआ बकरा, गला काटा हुआ मुर्गा, उसको कुकर में तड़के मार के पका के सीटी लगा के खा रहे हो, तो चिल्लाया था मरते टाइम, उसको डर लगा था, उसको दर्द हुआ था, उसका वो डर, उसकी चिल्लाहट, उसका वो डर आपने खाया। सिर्फ प्रोटीन नहीं खाया, सिर्फ आपने ताकत नहीं खाई, लेकिन उसके दर्द को खाया। वो डरा था, हम सब कुछ होते हुए भी डर रहे हैं। हाय मुझे कुछ ना हो जाए, हाय मेरे मम्मी को ना हो जाए, हाय मेरे पापा को ना हो जाए। जितने डॉक्टर्स दुनिया में आज हैं पहले कभी नहीं थे, और जितना डर आज है पहले कभी नहीं था। एक्सपर्टीज है आजकल। जितना आज एक्सीडेंट से डरते हैं पहले कभी नहीं डरते थे, जितना आज बीमारियों से डरते हैं पहले कभी नहीं डरते थे। क्यों? डर के पका रहे हैं, डर के खा रहे हैं, और डरे हुए का मांस खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं। नहीं नहीं, डॉक्टर ने कहा है,
डॉक्टर ने ये थोड़े ही कहा था डरा के खाओ, सिर्फ प्रोटीन उसमें मिलता है क्या, सोयाबीन में भी मिलता है, दूध में भी मिलता है और बहुत चीज़ों में मिलता है। आप चूज़ा उबाल के उसका सूप बना के पी रहे हो, किसी के बच्चे को उबाल के पका के, और आपके बच्चे की एक उंगली कट जाए आप रोते हो, और किसी के बच्चे को उबाल के खा रहे हो। इसलिए घरों में टेंशन्स हो गई हैं। अपने जीभ के स्वादों के पीछे हम किसी का कत्ल करने को तैयार हो जाते हैं। अपने 4 पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे अपने सगे भाई के घर का दुख बर्दाश्त कर जाते हैं। नहीं, एक दूसरे के लिए थोड़ा त्याग करें, थोड़ा एक दूसरे के लिए सहन करें और नए साल में तैयारी करें। मैंने अपने कारण से अपने घर को स्वर्ग बनाना है। क्या करना है नए साल का संकल्प? क्या करना है मैंने? अपने कारण से अपने घर को स्वर्ग बनाना, अपने कारण से। इसलिए शिकवे शिकायतें करना बंद, किसी को दोष देना बंद, दूसरे के सुधरने का जोर लगाना बंद, खुद को ठीक करना। अपना ही काम बाकी है। खुद को ठीक कर लिया तो आपकी ज्योत सब में जाएगी, सबके ऊपर उसका असर होता ही होता है। अपने थॉट को ठीक करना है, चिंतन को ठीक करना है। इसके लिए रोज़ सुबह शाम 15 मिनट अपने साथ बैठो अकेले, साइलेंस में, अपने साथ बात करो, अपने साथ दोस्ती करो और परमात्मा का प्रकाश अंदर लो। ध्यान करना सीखो, मेडिटेशन सीखो। हमारे ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स पर फ्री सिखाया जाता है, और सिखा के हम किसी को अपना चेला नहीं बनाते हैं, मेंबर नहीं बनाते हैं। मर्जी होती है बाद में कोई क्लासेस कंटिन्यू करे, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप पहले से किसी मत धर्म को, किसी गुरुजी को फॉलो करते रहिए, लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिस का स्थान हम देते हैं कि कैसे अपने मन को शांत करने की प्रैक्टिस करनी है। अपने को एम्पावर करके, अपनी वैल्यूज़ को स्ट्रॉन्ग बना के आप पहले अपने घरों को ठीक करो, फिर देश और समाज की जैसी सेवा चाहते हैं, जैसी चाहते हैं, आप तो देश सेवक हो सारे, वैसी कर पाओगे। नहीं तो बुरा न मानना अगर मैं सच बोल दूं, आप सबका दिल भी गवाही देता होगा कि जैसी देश सेवा हमें करनी चाहिए वैसी हम कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए रोल मॉडल बनने की ज़रूरत होती है, खुद तपने की ज़रूरत होती है, अपना अहंकार माइनस करने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा तरीका है, जो अपने को भीतर जाने की एक प्रैक्टिस देता है। तो ये शरीर का अभिमान उतरता है उससे। तो अभी 2-3 मिनट हम प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ 2-3 मिनट। उसके बाद आज आपके लिए प्रसाद लाए हैं, जो बहनें आश्रम पे खुद बनाती है अपने हाथों से, तो वो प्रसाद आपको खिलाएंगे। तो उससे आप ये भी सीखेंगे कि अपना खाना खुद बनाना चाहिए। तो 2-3 मिनट हम प्रैक्टिस करते हैं। सीधे होके बैठे, थोड़ा कमर सीधी, दोनों पैर ज़मीन पर, दोनों हाथ गोदी में, और जैसा जैसा बोलती जाऊं वैसा वैसा फील करने की कोशिश करना। गहरा लंबा सांस लेकर 3 बार मेरे साथ ओम की ध्वनि करेंगे।
विचारों को चारों ओर से समेट लो। अपने पास आ जाओ। अपने को यहीं बैठा महसूस करो, जैसे कि आप अकेले हो। अपने को फिजिकली फील कर लो, पूरा शरीर महसूस कर लो। अब पूछेंगे अपने आप से, कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? जवाब दें अपने को, सिर्फ ये मिट्टी का पुतला? नहीं, ये तो मिट्टी में मिल जाता है। फिर मैं कौन? इसके अंदर एक ऊर्जा, प्राण, आत्मा हूँ मैं। कैसी होती है वो? एक प्रकाश का बिंदु होती है। कहाँ होती है? शरीर के माथे में। तो चलिए ध्यान समेटते हैं इंद्रियों से और माथे की ओर ले चलते हैं। ध्यान एक बार पैरों की तरफ लेकर जाएं। पैरों के अंदर एक ऊर्जा है, उसका स्पंदन महसूस करें। ध्यान टांगों की ओर ले जाएं। ऊर्जा ऊपर आती महसूस करें। दोनों टांगों के अंदर का स्पंदन महसूस करें। पेट, बाजू, एक ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा ऊपर की ओर आ रही है। दिल, फेफड़े, गर्दन, ऊर्जा ऊपर आ रही है। चेहरा, पूरी ऊर्जा सिमट कर मस्तक पर आ गई और एक सफेद तेज सितारा बनकर चमकने लगी। ये प्राण ऊर्जा आत्मा है जो मस्तिष्क के भीतर चमकती है। कह दें अपने आप को, ये मैं हूँ, एक शुद्ध आत्मा, एक शांत आत्मा मुझ में समाई है। गहरी शांति, शांति का शुद्ध प्रकाश पूरे सिर में फैल गया है। महसूस करो, चेहरे में आ गया है। ये शांत शुद्ध प्रकाश बाजुओं में जा रहा है, दिल से प्रवाहित होता, पेट से होता, टांगों से पैरों की अंगुलियों तक सफेद शांत प्रकाश चला गया। सिर के चारों तरफ एक चक्र बन रहा है, शांति का चक्र। धीरे धीरे बड़ा होकर कमरे की दीवारों तक गया। ये मैं हूँ, एक शांत आत्मा। मुझ में समाई इस शांति को मैंने दुनिया में फैला देना है। मैं शांति दूत हूँ, शांति सागर परमात्मा की संतान हूँ। कहाँ है वो परम पिता? दूर एक लाल आसमान में जगमगाते हैं, ज्योति रूप में। उनसे भी शांति के प्रकंपन नीचे उतर रहे हैं, एक सफेद प्रकाश के रूप में माथे वाले स्टार को छूकर अंदर समा रहे हैं। शांति सागर भगवान का बच्चा, मैं शांति दूत, सब तरफ शांति का प्रकाश फैला रहा हूँ। कोई कैसा भी बोले, मैंने धीरज से जवाब देना है। कोई कैसा भी सोचे, मैंने शुद्ध सोचना है, सकारात्मक सोचना है। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब पर उपकार करना है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं देने वाली ज्योति हूँ। सबके लिए प्यार, सहयोग, शांति, रिस्पेक्ट मैंने देते जाना है। ज्योति जगती रहे,
प्रकाश फैलता रहे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। बहुत थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी हमने यहाँ की, फिर आप सीखेंगे तो ठीक से कर पाएंगे। अभी तो जस्ट थोड़ा सा शांति में बैठे, जो जब सीख सके। ओम शांति। निसंदेह आज प्रश्न मंगल पर जीवन का नहीं है, अपितु प्रश्न जीवन में मंगल का है। महोदया, रिश्तों में सामंजस्य बिठाना जैसे कठिन विषय को आपने बहुत ही सरलता और सहजता के साथ हम सबके समक्ष रखा है। अब इस बौद्धिक वर्ग को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी उपस्थित बंधु एवं भगिनियों से अनुरोध करता हूं कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो प्रश्नोत्तर सत्र के लिए आप उसमें अपनी भागीदारी रख सकते हैं। बिना संकोच के पूछ सकते हैं। किसी को लगता होगा हमारा प्रश्न अलग पूछने वाला है, तो अलग भी पूछ सकते हैं। जी। ट्रांसफर ऑफ थॉट्स एंड एनर्जी जो ग्लास पानी में होता है, तो यूजुअली हम कांच की ग्लास लेते हैं, ऐसा क्यों? कोई और स्टील की या किसी और मेटल की नहीं, मतलब यूजुअली कोई भी ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी। कुछ और? बाकी मेडिटेशन सीखने के लिए खुला निमंत्रण है। यहीं 15 सेक्टर में भी 278 278 नंबर मकान में ग्लोबल पीस हाउस है, वहाँ बहनें होती है। तो 7 दिन का कोर्स होता है, 1 घंटा रोज़, कोई चार्ज नहीं है, मुफ्त की चीज़, पर करोड़ों रुपए से कीमती है। सीखो ज़रूर। संतुष्ट है सभी, नहीं पूछना चाहते। कोई और प्रश्न, कोई जिज्ञासा? धन्यवाद। नर सेवा नारायण सेवा के संकल्प को चरितार्थ करते हुए अभ्युदय प्रकल्प एक अनूठा प्रयास है डॉक्टर गौरव अवाना जी का। मेरा विनम्र अनुरोध है डॉक्टर गौरव अवाना जी से कि वह संक्षिप्त में इस प्रकल्प से हम सबको अवगत कराएं। डॉक्टर गौरव अवाना जी। डॉक्टर गौरव जी पंजाब विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग से विद्यावाचस्पति से उपाधि प्राप्त कर चुके हैं और इस प्रकल्प के माध्यम से वह जनमानस तक जो संदेश देना जा रहे हैं, मैं अनुरोध करता हूं कि वह उसके बारे में हम सबको जानकारी प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ पे अपनी बात रखने का मौका मिला। हमने अभ्युदय के नाम से पंजाब यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हमने मिलकर पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 तरह के अभियान शुरू किए हैं, जिसमें हम रिसर्च स्कॉलर्स और जैसे कि यूआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, पीजीआई में हम बच्चों को जितने भी +1 +2 कर रहे हैं उनको एक मेंटोरशिप का अभियान चलाएंगे। मेंटोरशिप में ये होगा, जो बच्चा +2 कर रहा है या +1 का स्टूडेंट है जो आगे इंजीनियर करना चाह रहे हैं, तो उसको हम जो यूआईटी के स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो हम उनको उनका मेंटोर बनवाएंगे, उनके साथ मिलवाएंगे। या फिर कोई जैसे कोई +1 या +2 का स्टूडेंट है, अगर वो मेडिकल में कुछ जाना चाह रहा है, तो हम उसके जो पीजीआई में डॉक्टर्स हैं या फिर जो ऑलरेडी मेडिकल का काम कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको उनका मेंटोर बनवाएंगे ताकि वो उनको फ्यूचर के लिए गाइड कर सकें। तो हमारी एक तो स्कीम ये है, और हमारा दूसरा जो प्रयास है
वो है हमारा आसपास के जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, हम जितने भी स्टूडेंट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, वो मिलके उनको पढ़ाएंगे झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में जाके। तो हमारे भी ये 2 अभियान हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। तो हम समय के साथ आप लोगों की हमें इसमें आवश्यकता पड़ेगी, तो हम आपके साथ ज़रूर संपर्क करेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा।